नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं शहर से जुड़े तमाम मुद्दों पर न्यायालय की दस्तक देने वाले शहर के सीनियर एडवोकेट श्री दिनेश रावत जी। आपका स्वागत है रावत साहब हमारे स्टूडियो में। आपने तमाम मुद्दों पर जनहित याचिकाएं लगा रखी है, संघर्ष कर रहे हैं आप न्यायालय में, और शहर में हो रहे गैर कानूनी या कानून की परिधि से बाहर होने वाले कामों के खिलाफ आप लगातार अभियान चलाते रहे हैं। बीआरटीएस को लेकर आपने बहुत सी आपत्तियां लगाई है, क्या क्या मुख्य आपत्तियां आपकी बीआरटीएस को लेकर हैं? बीआरटीएस को लेकर जो मुख्य आपत्ति है वो एक तो ग्रीन ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ मैं कुछ मामला बताना चाहूँगा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में हमने एक याचिका अप्रैल माह में लगाई है। उसके अंतर्गत शहर में जो बीआरटीएस रोड पर पेड़ काटे गए थे उनकी एवज में 1 से 5 के अनुपात में प्रशासन को पेड़ लगाने थे जो नहीं लगाए गए हैं। और दूसरा, जो बसेस आई बस चल रही हैं वह डीजल आधारित है। वर्ष 2003 में प्रशासन ने टेम्पो के चलन को डीजल के आधार पर ही बंद किया था। प्रशासन का उस समय यह कहना था कि डीजल से चूंकि पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है तो डीजल वाहन को हटाकर सीएनजी के वाहन चलाए जाएं। और उसके बाद मारुति ओमिनी और टाटा मैजिक को परमिशन मिली थी क्योंकि वो सीएनजी आधारित वाहन थे और उन्हीं के माध्यम से लोक परिवहन सुलभ होता है। आज वस्तुस्थिति ठीक उल्टी जा रही है। बीआरटीएस की जो बसेस हैं वो डीजल द्वारा चलनी है। अब डीजल ईंधन वाली जो बसें हैं वो सीएनजी की कीमत पर चलाई जा रही हैं। पिछले 28 मई को आरटीओ द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसके अंतर्गत बीआरटीएस मार्ग पर चलने वाले जितने भी लघु वाहन हैं, लघु लोक परिवहन वाहन जैसे टाटा मैजिक या ओमिनी, तो इन वाहनों को दूसरे रूटों पर शिफ्ट कर रहे हैं और उसकी जगह पर बीआरटीएस बसों का संचालन होगा। सीएनजी बंद हो जाएगी और डीजल वाहन चालू हो जाएंगे। सीएनजी जिसके कारण पॉल्यूशन लिमिटेड है वो हटा दिया जाएगा। भी बहुत सारे वाहन चल रहे हैं तो उसकी जगह बस एक ही चलेगी तो उसमें उसके उन बातों के पीछे भी खूब गहरा विरोधाभास है। प्रशासन बोल कुछ और रहा है, वस्तुस्थिति कुछ और है। आज की तारीख में बीआरटीएस का जो पूरा रोड है राजीव गांधी सर्कल से निरंजनपुर तक, इस पर 3 लाख यात्री लोक परिवहन वाहनों से डेली सफर करते हैं। दोनों चौराहों के मध्य में लोग टाटा मैजिक और सभी वाहनों से इसमें बसेस भी जोड़ लीजिए आप और छोटे वाहन भी, लोक परिवहन वाहन भी जोड़ लीजिए आप। 3 लाख लोग, 3 लाख यात्री प्रतिदिन जी उस सिरे से 11.5 किलोमीटर लंबे इस रोड पर सफर करते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी सर्वे का हिस्सा है। अब इन 3 लाख वाहनों, 3 लाख यात्रियों में से 35,000 यात्री हैं जो बीआरटीएस में शिफ्ट हो जाएंगे। सिटी बसेस को बंद कर दिया जाएगा। आज की तारीख में लगभग 12,000 यात्री सिटी बसेस में चल रहे हैं। बीआरटीएस अभी पूरी तरह से चालू नहीं है। इसमें मोटे तौर पे 10 से 25,000 के बीच में यात्री इसमें सफर करते हैं। 10 से 25,000 के बीच में अभी बसेस कम ज्यादा हो रही हैं। जैसे बीच में फ्री रन था तो यात्री ज्यादा थे, अभी कॉमर्शियल रन चालू कर दिया तो यात्री कम हो गए हैं। तो कुल मिला के 35,000 यात्री ही इन बसों के माध्यम से सफर करेंगे। शेष 2,65,000 यात्री, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, शेष 2,65,000 यात्री आज भी लोक परिवहन के छोटे वाहनों से सफर करते हैं। जब इन वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो शासन इसका कोई उत्तर नहीं देगा कि ये दे रहा है कि ये 2,65,000 यात्री कहाँ जाएंगे। सीधी सी बात है, ये कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत वाहनों पर शिफ्ट होंगे क्योंकि जब उन्हें बसों में जगह नहीं मिलेगी तो मजबूरीवश अपने काम धंधे पर जाने के लिए उन्हें कोई ना कोई वाहन तो अपनाना ही पड़ेगा। बीआरटीएस का मूल सिद्धांत है लोक परिवहन को प्रोत्साहन दिया जाए और निजी वाहनों का उपयोग कम किया जाए। होना तो ये चाहिए कि 3 लाख लोगों से अधिक लोगों को लाने की व्यवस्था हो जाए ताकि जो लोग अभी अपने वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेस्ट की वो उसमें शिफ्ट कर जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि 3 लाख यात्री ऑलरेडी लोक परिवहन को यूज कर रहे हैं। इस लोक परिवहन के वाहनों को हटाने के बाद वो निजी वाहनों पर जाएंगे जिसके कारण पॉल्यूशन की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी। 2,65,000 वाहन, मतलब ये 295 वाहनों के बाद 295 ये गाड़ी, तब ये लोग आएंगे तो सड़क की दशा तो पहले ही खराब है। हाँ, क्या होगा? तो ट्रैफिक जाम, ये एक इंदौर शहर जो है, इंदौर नगर जो है वो एक जाम नगर में परिवर्तित हो जाएगा। जाम नगर में परिवर्तित हो जाएगा।
तो ये इतनी बुरी दशा होने वाली है आपकी? ट्रैफिक की व्यवस्था तो मेरे ख्याल से पूरा शहर वाकिफ है कि ट्रैफिक की व्यवस्था पहले ही बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। बीआरटीएस के रोड्स पे हर चौराहे पे, या बल्कि चौराहे के पहले भी जाम लग रहा है। कई जगह पे बॉटलनेक वाली व्यवस्थाएं हैं जहां पर 2 वाहन तो निकल ही नहीं सकते हैं, और ये सब गाड़ियां आने के बाद तो स्थितियां बहुत विस्फोटक हो जाएंगी। स्कूल चालू हो चुके हैं, स्कूल बसेस का जो दबाव है वो अतिरिक्त रूप से आ चुका है। आने वाला समय बहुत विस्फोटक होने की तैयारी में है। तो लोग क्या करें फिर ऐसे में? बीआरटीएस का कोई बेहतर संयोजन किया जाना चाहिए, बेहतर नियोजन करके उसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमने कोर्ट में जो याचिका लगाई है उसमें हमने एक सॉल्यूशन का एक मॉडल की प्रार्थना की है माननीय उच्च न्यायालय से। हमारा ये अनुरोध है माननीय उच्च न्यायालय से, निवेदन किया है हमने उन्हें कि बीआरटीएस चूंकि आई बस अटल बस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जो कंपनी चल रही है, चूंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड, चूंकि एक लिमिटेड कंपनी है जो प्राइवेट लेवल पे बनी है, तो उनमें उसे थोड़ा एक वाइड मर्जर किया जाए। उस मर्जर के अंतर्गत जो ये लोक परिवहन के वाहन है इन्हें भी उसमें अंश दे दिया जाए, उस अंश में इनके वाहनों का समावेश किया जाए, और एक नियोजित ढंग से पूरे शहर में इस समय 1500 वाहन चल रहे हैं। बीआरटीएस का विस्तार इस 11.4 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर तक होना है। शहर के अन्य सड़कों पर भी बीआरटीएस के प्रस्ताव हैं। उन सारे नेटवर्क को यातायात के दबाव के मान से कैलकुलेट करने के आधार पे इन वाहनों का समावेश करके एक बड़ा मर्जर किया जाए, और मर्जर करके उसे सही ढंग से नियोजित किया जाए। ड्राइवर ओनर्स जो छोटी गाड़ियों के हैं, टाटा मैजिक और ओमिनी वाले, इनके माध्यम से जब इन्हें ट्रेनिंग दे दी जाएगी, ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छे पेशेवर ड्राइवर्स हैं, इन्हें सही ढंग से ट्रेनिंग देके उसका सही उपयोग किया जा सकता है ताकि शहर के सारे नागरिकों को सुविधा मिले। यानी आप कहना चाहते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाए और वो बीआरटीएस वाले लेन में, बस लेन में जा सके? बस लेन में हो या जो नया बीआरटीएस प्रस्तावित इसमें डिवाइड करते हुए उसका सही ढंग से वेल प्लान किया जाए, जिसके बारे में संचालन, ये शहर की कई समितियां हैं जिनका उपयोग इस समय शासन द्वारा नहीं किया जा रहा। जैसे एक पर्यवेक्षक समिति थी जिसके अनुशंसा के बिना बीआरटीएस प्रोजेक्ट को लागू ही नहीं होना था। बीआरटीएस का स्वामित्व किसका है वह प्रश्न भी अनुत्तरित है। केंद्रीय सरकार ने इनसे उत्तर मांगा है कि बीआरटीएस का स्वामी कौन है जी। कमिश्नर साहब ने अपनी एक रिपोर्ट में जो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है उसमें ये पूछा, उसमें उन्होंने प्रश्न किया है, मतलब ये स्थिति रखी है कि केंद्र सरकार ने इनसे पूछा था कि फर्स्ट फाइनलाइज द ओनरशिप ऑफ द बीआरटीएस, जो आज भी ये प्रश्न अनुत्तरित है। तो इन सब चीजों का बीआरटीएस का जो रोड है बीच वाला, उसका मालिक नगर निगम नहीं है? नगर निगम नहीं है, इंदौर विकास प्राधिकरण नहीं है, अटल बस सर्विस नहीं, अटल बस सर्विसेज नहीं है। आज की तारीख में मालिक कोई भी नहीं है भगवान। और इस कॉरिडोर को डेडिकेटेड भी नहीं किया गया है अभी तक। किसी भी वस्तु का अगर आप कुछ स्पेसिफिक उपयोग करते हैं, कुछ विशिष्ट उपयोग अगर आप करते हैं, तो उसका सबसे पहले गजट में प्रकाशन करके उसके विरुद्ध आपत्तियां बुलाई जाती हैं, और उन आपत्तियों के बाद उसका निराकरण करते हुए उसका प्रकाशन करवाना होता है कि ये जो सड़क है ये विशिष्ट रहेगी। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य आज तारीख तक नहीं किया गया है। यानी ये जो रोका जा रहा है बस लेन में जाने से लोगों को, दूसरे वाहनों को, एम्बुलेंस को, कारों को, वो नहीं रोक सकते आज की तारीख में लीगली नहीं रोक रहे हैं। अभी मतलब अपने पावर का यूज करके रोका जा रहा है। हाँ। क्योंकि वो प्रशासन है तो सर्वोपरि है और पब्लिक मान रही है। व्यवस्थाओं के हिसाब से विधि अनुरूप उसे नहीं रोका गया है। वो आज भी गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है। यानी माननीय न्यायालय में हम ये मुद्दा उठा चुके हैं। आज हमने आवेदन लगाए हुए हैं इसके संदर्भ में, और उसमें ये मुद्दे उठाए हुए हैं हमने। यानी ये बीच का पथ सड़क का जो जिस पर बीआरटीएस की बसें चल रही है वो अभी तक विधि सम्मत नहीं है कि दूसरी बसों को रोक नहीं सकते। हाँ, किसी भी वाहन को, दूसरी बसें तो छोड़िए आप, किसी भी वाहन को कायदे से विधि अनुरूप उसमें चलने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन इसका नहीं हुआ है, अधिग्रहण का गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। तो क्या इस दिशा में कोई आपकी आपत्ति चल रही है? आपत्तियां हमने लगा दी है, जो याचिकाएं लगी है उसमें सभी याचिकाओं में इसका उल्लेख किया गया है। जिस तरह से ये बीआरटीएस का रोड बन रहा था, जब ये बनना शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे
कुछ अधिकारियों की निजी संपत्ति में से कुछ निर्माण कार्य हो रहा है। लगा कि साहब ने कहा है कि सड़क बननी है तो बननी है, चाहे पेड़ काटना पड़े, चाहे बीच की बाधा के नाम पर कुछ भी हटाना पड़े, हटा दिए गए इस तरह। क्या ये लोकतांत्रिक तरीके से बनी सड़क? नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से अगर होना था तो बीआरटीएस प्रोजेक्ट की स्वीकृति सबसे पहले इंदौर शहर में बनी हुई एक पर्यवेक्षक समिति द्वारा करवाई जानी थी, वो नहीं करवाई गई है। उसका जो भी समीक्षा होनी थी, उस समीक्षा समिति ने इसकी अनुशंसा नहीं की है, जिसमें इंदौर की सांसद प्रतिनिधित्व करती हैं, इंदौर के विधायक हैं, लेकिन इनसे किसी से भी उसकी अनुशंसा नहीं करवाई गई है और प्रोजेक्ट को एक तरफा तानाशाही तरीके से इसको लॉन्च कर दिया। क्योंकि हमने रावत साहब जब ये बन रहा था, हमने तमाम लोगों से बातचीत की। हमने इंदौर के सांसद से बात की, इंदौर के मंत्रियों से बात की जो इंदौर से चुनकर गए हैं और मंत्री बने हैं, हमने विधायकों से बात की और अधिकारियों से भी व्यक्तिगत रूप से बात की। तो उन्होंने कहा कि ये एक डिजास्टर का रूप लेने वाला शीघ्र ही, और ये सारे करोड़ों रुपए खर्च करके जो बस स्टॉप बनाए गए हैं, बीच में डिवाइडर बनाएंगे, सब तोड़ना ही पड़ेंगे आखिरकार। डिजास्टर का जो आपने अभी उल्लेख किया, डिजास्टर का ये जस्ट ट्रेलर है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये ट्रेलर डिजास्टर है। आप खुद कल्पना कीजिए कि 11.45 किलोमीटर का ये बीआरटीएस बनाया गया है, ये पायलट प्रोजेक्ट है जी। इसका विस्तार होना है 200 किलोमीटर, जबकि पायलट प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा बनना चाहिए था। और 200 किलोमीटर के बाद क्या हालत होंगे अगर इसी तरह से अनियोजित तरीके से इसे संचालित करते रहे। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि इंदौर शहर को ये किस तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, ये बीच की जो जगह है, ऐसा क्यों नहीं होता कि सारी स्कूल की बसें, सारी पब्लिक जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सब उसमें से चले जाए? हमारा प्रस्ताव है, हमने जो याचिकाएं लगाई हैं उसमें माननीय न्यायालय से इसी संबंध में प्रार्थना की गई है कि स्कूल बसों का और बाकी के वाहन जो लोग परिवहन में उपयोग में लाए जाते हैं, उनका एक संगठित संचालन किया जाए और एक वृहद रूप से बहुत अच्छी योजना बनाते हुए वाकई में आम आदमी को सुविधा उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। तो आखिर वो कौन सी शक्तियां जो बीआरटीएस बना रही हैं, लागू कर रही हैं? ये लोग जो विदेश जाकर वो देख के आए, उन्होंने बहुत अच्छे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दिए, 3D में प्रेजेंटेशन बना दिए, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप एक तरफ वो प्रेजेंटेशन देखें, दूसरी तरफ सड़क पर जाकर देखें, तो लगता है कि कितना जमीन आसमान का अंतर है। इस बिंदु पे भी मजबूरियां हमारे सामने ये रही कि प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। तो याचिका अंतर्गत एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रही है, एक जनहित याचिका, उसमें हमने एक आवेदन लगाया है जिसमें हमने माननीय न्यायालय से ये प्रार्थना की है कि पूरे बीआरटीएस का एक भौतिक सत्यापन वाली वीडियोग्राफी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो ये बात उसके बाद सिद्ध करेगा ये कि उनके द्वारा जो कंप्यूटराइज्ड बीआरटीएस का जो भी प्रेजेंटेशन किया गया और जो वाकई में वस्तुस्थिति है, 3D एनिमेशन बना के पेश किया गया है, एनिमेशन बना के पेश किया गया और आज इंदौर शहर की क्या हालत हो रही है, उसकी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो सकेगा। तो माननीय न्यायालय से हमने प्रार्थना की है कि ये बीआरटीएस का प्रेजेंटेशन, हमारा जो एक्चुअल बीआरटीएस का प्रेजेंटेशन है, उसे हम माननीय न्यायालय के समक्ष लाना चाहते हैं और ये अनुरोध किया गया है। आप इसका इस्तेमाल करते हैं बीआरटीएस का? आज तक तो नहीं कर पाया हूं, क्योंकि उस व्यवस्था के अनुरूप नहीं है जिस व्यवस्था से मुझे मेरे कार्य क्षेत्र में जाना रहता है। एक और दिक्कत इस बारे में लोगों ने बताई कि जैसे किसी को इंद्रपुरी से एमटीएच कंपाउंड आना है या सुखलिया चौराहे से पलासिया आना है, तो उन्हें 2-2 बार वाहन बदलने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा समय लगेगा। ऐसा प्रायोगिक तौर पे जो एनालिसिस विश्लेषण हुआ है वो ये है कि पहले जिस यात्रा में, जैसे आपने अभी कहा इंद्रपुरी से एमटीएच कंपाउंड, तो इंद्रपुरी से एमटीएच कंपाउंड के लिए जब व्यक्ति निकलेगा तो इंद्रपुरी चौराहे से पलासिया चौराहे पे जब वो उतरेगा तो बीआरटीएस में उसने 10 रुपए शुल्क का भुगतान कर दिया होगा। इस चौराहे, पलासिया चौराहे से जब एमटीएच की तरफ जाएगा तो उसे फिर 8 रुपए देने होंगे। ये हो गया टोटल 18 रुपए। जबकि पहले भंवरगढ़ चौराहे से कोई व्यक्ति सिटी बस में बैठे और सीधे एमटीएच पे उतरे तो उसे सिर्फ 10 रुपए पे करना रहता था। सिटी बस चलाने वाले भी वही कंपनी जो आई बस चलाएगी? कंपनी वही है, लेकिन उनके अंदर कुछ धड़े हैं। हाँ। कि उन्होंने शायद उसे कुछ कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से बसेस को टेक ओवर किया है। उसमें भी ऐसा कुछ खबरें आ रही है कि कुछ एक धड़ा जो शायद पुणे आधारित कंपनी है,
वो व्यवस्थाओं से नाखुश है और वो भी माननीय न्यायालय की शरण लेने की तैयारी में है। लोग कहते हैं कि इतना पैसा खर्च करके जो ये रोड बनाया गया है, या इतने में तो मेट्रो या मोनो ट्रेन चलाई जा सकती थी। हो सकता है, पर आज जो व्यवस्था इन्होंने कर दी है उसका भी बेहतर संचालन करें अगर ये उस दिशा में जाए तो शहर के लिए एक बहुत अच्छी सौगात हो सकती है। पर संचालन में आज ये बिल्कुल विपरीत खड़े हैं कि अगर एक 100% स्केलिंग की बात करें तो प्रैक्टिकली कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है कि 100% एफिशिएंसी के साथ आपको मिले। 50, 60, 70% एफिशिएंसी अगर किसी प्रोजेक्ट की मिल जाती है तो ऐसा मान लेना चाहिए कि वो एक सफल प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो ये माइनस में जा रहा है कि सब जगह व्यवस्थाएं खूब गड़बड़ा रही है। जैसे एक कॉलोनी से सामने एबी रोड पार करके दूसरी कॉलोनी में किसी व्यक्ति को जाना था तो पहले वो क्या करता था, अपनी गाड़ी लेके वो उसे क्रॉस कर लेता था। आज बीआरटीएस लेन बनने के बाद उसे करना ये रहता है कि वो सारी वाहन मेन रोड पर आते हैं और अगले चौराहे पे जाके घूम के फिर अपनी दूसरी कॉलोनी की तरफ जाएगा। 2 मिनट के दबाव बढ़ा रहा है। जो व्यक्ति 2 मिनट सड़क पे रहता था उसे 10 मिनट तक सड़क पे रहना है। सड़क पे रहना है, प्लस पॉल्यूशन बढ़ेगा, ईंधन जलेगा, नेशनल लॉस हो रहा है अपनी जगह पर, लेकिन जो बदले में पॉल्यूशन लेवल के जो दूषित कण हमारे बदन के अंदर जा रहे हैं वो हमें बीमार कर रहे हैं। हम कैंसर की तरफ जा रहे हैं, कैंसर की मात्राएं बढ़ती चली जाएंगी इसके पीछे। तो हम सारा ईंधन इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ इंपोर्ट करते हैं, तो बड़ी विदेशी मुद्रा हम देते हैं, तो उसका खूब लंबा जो ये साधारण सी बात है, ये हमारे नीति नियोजकों को समझ में क्यों नहीं आती? कहीं ना कहीं ऐसा अब प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने इसे एक अहम का मुद्दा बना लिया है कि जिस भी रूप में बीआरटीएस की उन्होंने परिकल्पना की है और पब्लिक के विरोध के बाद उन्होंने उसे एक अहम का मुद्दा यूं बना लिया कि अब तो किसी भी हालत में इसे लागू करके और सफल करके दिखाना है। लागू करना एक बात है, प्रोजेक्ट सफल है या असफल है ये शहर का एक एक नागरिक बोल रहा है आज की तारीख में। दरअसल होता यह है वकील साहब दिनेश रावत जी कि अधिकारी तो आते हैं, कुछ साल रहते हैं, चले जाते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से परेशानी भुगतना नहीं है। दूसरी बात, उनके पास सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी ड्राइवर हैं, उन्हें कोई जो लोग इसके झंडा बरदार हैं उन्हें निजी तौर पर कोई संकट नहीं देखना है, या उन्हें देखना है तो नमूने के तौर पर वो 2 किलोमीटर की यात्रा महीने में 1 दिन कर लेते हैं, प्रयोग के तौर पर अखबारों में खबरें छपवा देते हैं कि और वो भी सुलभ व्यवस्थाओं के अंतर्गत, सुलभ व्यवस्थाओं के तहत उस समय भीड़ नहीं होती। जी, तो ये सब चीजें हैं। क्या और शहरों में जहां बीआरटीएस चल रहा है, देश में जहां शुरू किया गया है, वहां क्या स्थिति और इंदौर की स्थिति क्या उससे अच्छी होगी? दावा तो ये किया जा रहा है कि इंदौर का बीआरटी देश का सबसे अच्छा, दिल्ली से अहमदाबाद से बहुत अच्छा बीआरटीएस बनने वाला। शुभकामनाएं तो हम भी देना चाहेंगे कि ये बने, पर वस्तु स्थितियां इसके ठीक विपरीत जा रही हैं कि जैसे सुविधाओं की बात करें तो जो व्यक्ति पहले सुविधाजनक रूप से यात्रा करता था उसकी सुविधाओं को छीना जा रहा है। और सिर्फ 35,000 बीआरटीएस में कितने व्यक्ति सफर करेंगे? मेन प्रश्न ये है कि सिर्फ 35,000 यात्री, 3 लाख यात्रियों में से 35,000 यात्रियों को आप अगर बीआरटीएस में डाइवर्ट करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो 2,65,000 यात्री दूसरे वाहनों पर शिफ्ट होंगे, जो बीआरटीएस के सिद्धांत के ही खिलाफ है। बीआरटीएस का मूल सिद्धांत है व्यक्तिगत वाहनों को त्यागना एवं लोक परिवहन को बढ़ावा देना। आज 3 लाख यात्री लोक परिवहन से यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग वाहनों द्वारा, टाटा मैजिक हुई, ओमिनी हुई या सिटी बसेस हुई। 12,000 यात्री सिटी बसेस के हैं, इसमें और 23,000 यात्री जोड़ के इन्हें 35,000 का जैसे तैसे टारगेट पूरा करना है। उसी के कारण आम शहर के नागरिक को पूरी तरह से शहीद करने की तैयारियां चल रही हैं। जिस तरह से योजना बनाई गई और उस पर अमल थोपा जा रहा है, इससे लगता है कि हमारे अधिकारी निरंकुश हो गए। पूरी तरह से निरंकुश है। जैसे निरंकुश का सबसे बड़ा प्रमाण ये भी ले लें कि माननीय न्यायालय ने इन्हें केवल ड्राई रन और ट्राई रन की अनुमति दी थी। ड्राई रन में खाली बसें चली है, ट्राई रन में इन्होंने पब्लिक को बिठा के बसों को चलाया है। ड्राई रन में सिंबॉलिक तौर पे यात्रियों को बैठाया गया था, बाद में पब्लिक के लिए खुला रखा गया इसे। उसके बाद कॉमर्शियल रन रिपोर्ट्स आने के बाद चालू होना था। ड्राई रन और ट्राई रन की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी, लेकिन पूरी तरह से अवहेलना की गई है। इससे बड़ा निरंकुशता का प्रमाण क्या हो सकता है? ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इंदौर के जिलाधीश महोदय के लिए आदेश निकाला था कि वो पिछली गत तारीख जो ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में लगाया गया था ये याचिका, उसमें उन्हें उपस्थित रहना था, लेकिन याचिकाकर्ता उपस्थित है, जिलाधीश महोदय की तरफ से मतलब उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है।
उसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर निकाला स्पेशली जिलाधीश महोदय के लिए कि उन्हें अगली 9 जुलाई को ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होना है। उसमें जो पेड़ वृक्षारोपण, अंतरिम वृक्षारोपण उनके द्वारा 2000 पेड़ों का किया जाना था, वो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है तथा डीजल बसें और सीएनजी बसों के प्रति जवाब देना है कि क्यों सीएनजी बसें नहीं चलाई जा रही हैं, डीजल बसों को क्यों लागू किया जा रहा है, जबकि इसके पहले की व्यवस्थाओं में लोक परिवहन के छोटे वाहनों को 2003 में डीजल के टेम्पोस को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया था। ये याचिका का मुख्य आधार है। यहाँ भी निरंकुशता रही है और ये सब चीज़ें लगातार जारी हैं, अवहेलनाएं होती जा रही हैं। क्या ये अटल बस सर्विस, ये जो कंपनी बनी है, इस कंपनी को लेके भी कुछ अनियमितता हुई? कंपनी के फॉर्मेशन में तो ऐसा है कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, शासकीय कंपनी नहीं है। इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी है, लेकिन सड़क पर इसकी मिल्कियत हो गई है। हाँ, मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूँ। इसमें जो इनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो पूरी की पूरी तरह से निजी कंपनी के आधार पर तैयार हुआ है और निजी कंपनी के हिसाब से ही इसके शेयर्स वगैरह का सब अलॉटमेंट हुआ है। शासकीय कंपनी के संबंध में कोई भी इसका बेसिक प्रस्ताव नहीं था और इसमें जो शेयर्स हैं वो इंदौर विकास प्राधिकरण और इंदौर नगर निगम, इसके अलावा 10 शासकीय प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत तौर के शेयर हैं। इंदौर नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण के जो अंश उसमें ट्रांसफर हुआ है वो विधि अनुरूप नहीं हुआ है। उसका न प्राधिकरण में प्रस्ताव पारित हुआ, न नगर निगम में प्रस्ताव पारित हुआ है और बिना प्रस्ताव पारित किया वो अंश वहां ट्रांसफर कर दिया गया है। कैसे, क्या, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन वकील साहब, ये भी तो कहा जा रहा है कि आप जैसे वकील इन सब कानूनी दिक्कतों को कागजी खानापूरी को मुद्दा बना के बीआरटी इसको भी रोकने का काम कर रहे हैं। सिर्फ कागजी खानापूर्तियों की बातें तो है ही नहीं। हम तो प्रायोगिक तौर पे एक आम आदमी की समस्या को बड़े गहराई से उठाकर उस आवाज को ऊपर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दिनेश रावत जी, हमारे इस कार्यक्रम का समय खत्म हो गया है। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे अपने व्यस्त समय में से बातचीत की और बीआरटीएस के कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर लोग बात करने में कतराते हैं, आपने खुलकर हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज मेकर्स का ये कार्यक्रम आप यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।